अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो असिम्प्टोटिक एल्गोरिदम एनालिसिस है उसमें अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो बिग थीटा और बिग ओमेगा है. व्हाट आर these are asymptotic mutations that are used by experts or computer engineers to perform prior experiment analysis of algorithms. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कुछ चीज़ें इससे पहले कि आपको ये टर्म्स पढ़ाई जाएँ, इससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो आप उनके साथ जो है वो शेयर करनी है. यहाँ पे आपको वाइट बोर्ड पे ये नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ इसको क्लियर ही कर देती हूँ. अच्छा, ये वाइट बोर्ड जी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी जो है वो मैं लिखूँगी कि हमारे पास एसिम्प्टोटिक म्यूटेशंस जो हैं उनको क्यों पढ़ा जाता है और क्या होता है. तो व्हेन वी वांट टू एनालाइज or we want to analysis an algorithm time consumption and space utilization, we need some we need some rule method और स्केल. जैसे नॉर्मली जब हम दुनिया में कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है या हमें किसी स्केल को फॉलो करना होता है. इस तरह से जब हम किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स टाइम एंड स्पेस, तो हम लोगों को भी किसी मेथड की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पे हम लोगों को जो मेथड मिलता है वो है असिम्प्टोटिक म्यूटेशंस का. अच्छा, इट्स अ मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़, आप लोगों के पास असिम्प्टोटिक म्यूटेशंस कितनी हैं. आपको कहा जाता है कि आपके पास बिग ओ है, ठीक है, ओमेगा है और थीटा है. ये 3 केसेस हैं आपके पास. अच्छा, इसमें मैंने आपको एवरेज और जो वर्स्ट केस था वो तो बता दिया था, लेकिन अब हम इन्हें ज़रा और इन डेप्थ जाके देखेंगे. अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि जब हम किसी एल्गोरिदम को की टाइम या स्पेस को करना चाहते हैं स्टडी, तो हम लोग उसका फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज डिज़ाइन करते हैं. मसलन इससे क्या मुराद है, आप f लिखोगे और f के बीच में जो पैरामीटर आप दोगे वो n है, ठीक है, f ऑफ n. यानी कि ये जो फंक्शन है ये इनपुट साइज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है. और इसके आगे कोई सा भी फंक्शन अगर आप लिखते हो, लाइक जैसे मैं यहाँ पे स्केयर लिख रही हूँ, क्योंकि ये वर्ड नहीं है तो ये जो है पावर में नहीं जाएगा, तो आप इसे पावर कंसीडर कीजिएगा, ठीक है. एन स्केयर, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ प्लस और फिर लिखती हूँ एन और फिर लिखती हूँ प्लस सी. तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ये फंक्शन है. एक और फंक्शन लिख लेते हैं, लाइक जैसे अगर मैं लिखती हूँ टी इंटू एन, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है. लाजमी नहीं है फंक्शन के लिए आप एफ ही लिखें, आप टी एस कुछ भी लिख सकते हो. तो इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखती हूँ एन प्लस सी. तो ये भी आपका जो है वो फंक्शन है, ठीक है. अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है कि व्हेन फंक्शंस आर asymptotically सेम, ठीक है. कब फंक्शंस asymptotically सेम होते हैं, ठीक है, व्हेन दे ऑल कंज्यूम्ड सेम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है. वो तब वो होते हैं जब वो तमाम के तमाम सेम टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर रन होते हैं. अच्छा, अब यहाँ यहाँ पे ही हम लोग एक और फंक्शन लिखते हैं जिसको मैं कोई सा भी नेम दे देते हैं, लाइक जैसे कैपिटल एफ लिख के और उसमें एन, ठीक है, और यहाँ पे मैं इक्वल लगा देती हूँ
और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3n² प्लस n, यहाँ प्लस 100n एंड प्लस c। तो इस तरह से ये फंक्शंस आपके पास बन गए, ठीक है। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ये इससे क्या मुराद है, ठीक है। ये असिम्प्टोटिकली कैसे ग्रो करता है सेम। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप जब भी ग्राफ को रीड करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 0 शो कर किया जाता है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब हम लोग असिम्प्टोटिक नोटेशंस के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पे टाइम जो है उसको रखा जाएगा और यहाँ पे साइज ऑफ इनपुट को रखा जाएगा। अच्छा, साइज ऑफ इनपुट और जो टाइम है इसका रिलेशनशिप जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ बिग और थीटा और ओमेगा जो है वो स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई एल्गोरिदम जो है वो कितना टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन असिम्प्टोटिकली इसको डिफाइन करने के लिए हमें फंक्शंस की थोड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ s, ठीक है, और मैं यहाँ पे शो करती हूँ कि जी s जो है वो उसके अंदर s1 एलिमेंट है, उसके अंदर s2 एलिमेंट है, ठीक है, और s3 एलिमेंट है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे s को भी एक फंक्शन जो कर देते हैं, लाइक लेट्स सपोज मैं कहती हूँ s2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख के इसके आगे कुछ लिख देते हैं लाइक जैसे a1 और b1, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या S2 जो है वो बिलोंग करता है किससे, S से, तो व्हाट वुड बी द आंसर, यस करता है। किस तरह से कि S2 जो है वो क्या है, मेंबर है किसका, S का, ठीक है। तो जिस तरह से ये इक्वेशन हमने यहाँ पे की है, सेट की है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो चीज़ों को जो है वो फंक्शंस को आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना हो कि जो fn है क्या वो एलिमेंट है जी ऑफ एन का, तो फिर हम लोग इस चीज़ को कैसे स्टडी करेंगे। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रोथ रेट, ठीक है। असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट हम इसको नॉर्मली बोलते हैं। तो जब हम असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो इससे मुराद जो है वो जी आपकी ये चीज़ होती है कि आपका फंक्शन ग्रो कैसे करता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्हें तो ये कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाएगा। अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कोई भी फंक्शन, इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल आपने यहाँ रखा हुए हैं वो किसी भी कंडीशन पे, किसी ऐसी कंडीशन पे चले जा सकते हैं जहाँ पे उनकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दूसरी बात, जब हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मुझे कैसे पता चला, अगर मैं यहाँ पर पेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लूँ तो आप देखेंगे कि हर आने वाली इनपुट के ऊपर ना सिर्फ मेरी इनपुट बढ़ रही है बल्कि मेरा टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट और टाइम इंक्रीज, इस वजह से मुझे पता चला ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली मैं एक और ग्राफ बनाती हूँ और मैं अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास क्या है, इफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन वाई इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जिस तरह से ये है, एक और हमारे पास आता है जिसके अंदर फंक्शन जो है वो ग्रो करता है, एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है फिर उसके बाद डिक्रीज करता है, ठीक है। और एक हमारे पास इस तरह की फंक्शंस आते हैं जिसमें वो स्टार्ट में थोड़ा ग्रो करते हैं और फिर ग्रो करते करते वो मूव कर जाता है, ठीक है। अब इसमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना वो ये है कि हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों हमारे लिए अहम है, ठीक है। किस तरह से अहम है अभी मैं आपको बताती हूँ, इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो बिल्ड हो जाएगी कि किस तरह से हम लोग ये जो सारी चीज़ें हैं इसको कर सकते हैं।
रिलेट कर सकते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो ये है कि हमने एक ये एल्गोरिदम के लिए जो कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करना है वो ग्रोथ रेट का करना है। ठीक है, असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि वो सेम जो वैल्यू आ रही है ओ के अंदर, थीटा के अंदर या ओमेगा के अंदर, वो सेम फंक्शंस की वही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ग्रोथ रेट से क्या मुराद है। अब आपको लीनियर फंक्शंस और क्वाड्रेटिक फंक्शंस का डिफरेंस पता होना चाहिए, तो फिर आपको इसका ग्रोथ रेट की समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसमें आप लोगों के पास जो मैंने यहाँ फंक्शन लिखे हुए इसमें कौन कौन सा फंक्शन क्वाड्रेटिक है। ये वाला फंक्शन भी क्वाड्रेटिक है, ये भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की जो पावर है, यहाँ पे n की पावर भी 2 है और यहाँ पे भी n की पावर 2 है, 3n² है। लेकिन ये जो फंक्शन है बीच में n+c वाला, ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें ये जब अगर लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन कैसे ग्रो करता है जी। लीनियर फंक्शन इस तरह एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ग्रो कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या करता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रो करना स्टार्ट करता है और करते 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 वो इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लीनियर फंक्शन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस बिहेवियर के साथ चलता है। तो हम हमेशा ये कंसीडर करते हैं जब हम एल्गोरिदम का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि लीनियर फंक्शन परफॉर्म्स बेटर देन क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक ज़्यादा टाइम और स्पेस जो है उसको लेते हैं एज कम्पेयर टू लीनियर। तो क्लासिकल मशीन्स के लिए लीनियर एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करना ज़्यादा आसान होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखना कि ये असिम्प्टोटिकली सेम कैसे होते हैं, ग्रोथ रेंज सेम कैसे शेयर करते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए अब आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देती हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को देखना होता है कि ये असिम्प्टोटिकली सेम है। उसके लिए अब हम सबसे पहले जो है वो एवरेज केस को कंसीडर करेंगे कि एवरेज केस हमारे पास किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। और इसका डायरेक्ट मेथड आपको अगर मैं बता दूं तो वो भी फिर आप लोग उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अब हम लोगों ने जो है वो ये देखा कि असिम्प्टोटिक जो न्यूटेशंस है वो क्या करती हैं। वो हमारे पास एक मेथड है, तरीक़ाकार है, जिसके ज़रिए हम टाइम या स्पेस कम्प्लेक्सिटी को इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज जो है वो स्टडी करते हैं। और उसके लिए हमें फंक्शन थ्योरी रिक्वायर है। फंक्शन थ्योरी के अंदर भी हमारे पास मैक्सिमम 2 तरह के जो हैं फंक्शन हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, दोनों का ग्रोथ रेट डिफरेंट है, मैंने आपको दिखा दिया। लीनियर जो है वो बिल्कुल सिंपल एक स्मूथ लाइन में जाता है, जबकि क्वाड्रेटिक जो है वो ऊपर जाके जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब when functions are asymptotically same when they consume the same time for execution। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि एक फंक्शन को अगर हमने ये शो करना हो कि लेट्स सपोज इन द प्रेजेंस ऑफ सम कांस्टेंट्स, हम ये देखना चाहते हैं कि g ऑफ n इज एन एलिमेंट ऑफ f ऑफ n। तो जैसे भी मैंने सेट के बारे में बताया था, तो इस तरह से हमें इसको इसकी टर्म में डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी डॉट। ठीक, और अगर मैं इसको रेज कर दूं और मैं यहाँ पे लिखूं एक सिंपल सी सेंटेंस लिख दूं कि प्रूव दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। इसका मतलब है ये जो, अगर आपको इस असिम्प्टोटिक नोटेशन के चैप्टर में इस तरह की कोई क्वेश्चन लिखी हुई नजर आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो असिम्प्टोटिकली सेम हैं, बोथ आर शेयरिंग द सेम वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूशन, टाइम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसको देखने के लिए अगर मैं आपको बिग ओ को हम लोग डिस्कस करते हैं इस वक्त कि बिग ओ को कैसे कंप्यूट किया जाता है और उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, तो इस चीज़ को आपने देखना है कि हम नंबर ऑफ इनपुट साइज के जरिए फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग इसकी इक्वेशन को डिज़ाइन करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इस चीज़ को आप जहन में रखें। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ और इस ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, एक पहले फंक्शन हम लोग रखेंगे, लाइक जैसे मैं कहती हूँ एफ ऑफ एन। ठीक है, ये हम लोगों का ग्रोथ रेट पे जा रहा है। ठीक, इसके बाद मैं कहती हूँ कि हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो जी ऑफ एन एक फंक्शन है जो कि
इस तरह से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे सी डॉट जियोफेन हम लिख देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करने के बाद ग्रोथ इख्तियार करता है, वहाँ पे हम एक इनपुट स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर लेते हैं, दैट इज के। इसको हम कह देते हैं एन, ये इनपुट साइज है, और इसको हम कह देते हैं टाइम, ये टी है, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हम लोगों ने रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप डिफाइन करना है कि सी डॉट जियोफेन जो है वो एफ ऑफ एन के साथ एसिम्प्टोटिकली सेम है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग बिग ओ का केस डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास वो ये होती है कि आपके पास एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, ठीक है। जहां पे सी एन के ये ग्रेटर देन क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। सी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, के भी होना चाहिए और एन भी होना चाहिए, दीज आर द कंडीशंस। अच्छा, अब हमारे पास एफ ऑफ एन सी डॉट जी ऑफ एन है। अब अगर एफ ऑफ एन की आप एफ ऑफ एन को हम कोई सा भी प्रोग्राम कंसीडर कर लेते हैं, लाइक जैसे अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, ये एन स्क्वायर प्लस सी है, ठीक है। तो अगर ये एन स्क्वायर प्लस सी है, तो यहाँ पे सी डॉट, अब हमें यहाँ पे जियोफेन को डिफाइन करना है कि जियोफेन क्या होगा, ठीक है। तो इसको जब डिफाइन करना है हमने, तो डिफाइन करते वक्त अब हम लोगों को देखना पड़ना है कि जियोफेन कोई फंक्शन हो सकता है। तो जियोफेन को नॉर्मली हम लोग देखें तो क्योंकि ये अपर ग्रोथ रेट पे होता है, तो हमें देखना होता है कि हमारे पास फंक्शन में जो वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, उसमें जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो है, ठीक है, वो कौन सी है। तो यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट जो इसकी डिग्री है वो एन स्क्वायर है, तो हाईएस्ट डिग्री के करीब तरीन हमें चूज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, लेट्स सपोज कि जी एन जो है वो क्या है, जी एन भी एन स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पे जी एन भी एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे आके हमारे पास, अच्छा अब ये लाजमी नहीं है कि उधर भी एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो उधर भी मैं जो है वो एन स्क्वायर ही लिख लूँ, तो यहाँ पे आप 2n स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है और आपने उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो लिखती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सी फर्ज करेंगे जी 2n स्क्वायर है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है ना वो के और इसकी वैल्यूज जो है हम सेट करेंगे। तो हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स तो सेट कर लिए कि के एन और सी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब हम एफ ऑफ एन को डिफाइन कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, इससे, ठीक है, सी डॉट जी ऑफ एन से। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है वो जिस तरह इक्वेशन बैलेंस करते हैं उसी तरह से इसकी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई सी भी सी की वैल्यू दी जाती है हमें, हर फंक्शन में सी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो फर्ज करें यहाँ पे अगर हमें 2 दिया जाए और यहाँ पे 3 दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सी की अब वैल्यू हमें चूज करनी है ताकि हमारे पास क्या हो, जो एन स्क्वायर है उसकी वैल्यू जो है उसको अगर हम लोग कंप्यूट करें और उसको कैलकुलेट करना भी चाहें तो वो हमेशा लेस देन आए, तो हमें सी उस लिहाज से चूज करना है यहाँ पे। तो सी को लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैं एन स्क्वायर ही रहने देती हूँ तो वो तो होगा नहीं, तो 2n स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे पास। तो 2n स्क्वायर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी कोई सा भी वेरिएबल, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं 2 ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ और n स्क्वायर हम 2 यहाँ पे भी पुट करते हैं, तो 2 रेज टू पावर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगी तो सी की वैल्यू हम क्या पुट करें, 2, इसको करें 2n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो ये कितना हो जाता है जी, ये अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके और सारा कुछ करें तो ये आ जाता है 7
और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है 8 9 10। ठीक है, तो देखे इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या थी बिग ओ के लिए कि ये जो है वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, एफ ऑफ एन से। तो इसका मतलब है आपको वाइजली चूज करनी है वैल्यू किसकी, सी की। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट है, ठीक है, जो आप लोगों के पास बिग ओ के अंदर रिटर्न होगी वैल्यू, वो आपकी क्या है, एन स्केयर है। ठीक है, एन स्केयर जो है वो आपका मैक्सिमम जो है वो अपर बाउंड आपको देता है। अपर बाउंड से मुराद ये है कि आपका ये एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम ले सकता है। ठीक है, और उससे आगे ग्रो कर सकता है, लेकिन वो सेवरल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना वो ग्रो कर सकता है, तो इसको ये आपके लिए इस तरह से इक्वेशन बैलेंस करना जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर हम डायरेक्टली फंक्शन में से निकालना चाहे कि हमें अगर इस तरह से एक फंक्शन दिया हुआ हो और उसमें कहा जाए कि बिग ओ की वैल्यू जो है वो कंप्यूट करें, तो हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है वही उसकी वैल्यू होती है। तो इसको एफ ऑफ एन का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो किस तरह से होगा, आप लिखेंगे बिग ओ इंटू एन स्केयर। ठीक है, ये इसकी जो है वो एनालिसिस होगा, सिम्प्टोटिक एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ बिग ओ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे ज़रा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए यहाँ पे देखें कि हम लोग जो है वो टी ऑफ एन को एक फंक्शन ले रहे हैं जिसमें कांस्टेंट भी है सी, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एन स्केयर के साथ और प्लस के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब दो आपके पास कांस्टेंट है, सी और के दिया हुआ है उन्होंने। ठीक, तो ये आप लोग इसका सिम्प्टोटिक बिहेवियर एक फंक्शन का जो है वो आपने देखना होता है कि किस तरह से वो जो है सिम्प्टोटिक जो इक्वेशन है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि वो लीनियर बिहेवियर भी ले सकती है और क्वाड्रेटिक बिहेवियर भी ले सकती है। तो यहाँ पे बिग ओ नोटेशन का ऑर्डर अगर हम लोगों ने लेना हो तो बिग ओ नोटेशन के लिए, तो बिग ओ नोटेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, लाइक जैसे ये देखें जी ऑफ एन को मैंने लिखा था कि C1 जी ऑफ एन इज, ये जो है वो हमेशा आप लोगों का क्या होना चाहिए, और ये इन्होंने ए ऑफ एन लिया हुआ है, यहाँ पे एफ ऑफ एन आप अगर कंसीडर कर लें तो कंडीशन आपकी क्या है, हम लोग ये कहते हैं कि अ फंक्शन एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ दिस वन जी ऑफ एन। अगर हमारे पास पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं C1 और C2 के, और हम लोग ये कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है एफ एन जो है वो लाई कर रहा है हमारे पास इन दोनों के अंदर, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स के अंदर, इस तरह से कि वो हमारा ग्रोथ रेट जो है उसको कंपेयर कर रहा है। लाइक जैसे ये देखें यहाँ पे उन्होंने आपको बिग ओ का फंक्शन भी शो किया हुआ है, ओमेगा का भी किया हुआ है, थीटा का भी किया हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो फंक्शन वो दे रहे हैं वो थीटा नोटेशन का दे रहे हैं। थीटा नोटेशन इज योर एवरेज केस। ठीक है, और ये सारी इक्वेशंस हैं। तो इसके ऊपर आप देखें जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी कि आपके पास एक एफ ऑफ एन है और सी ऑफ जी ऑफ एन है। आप एक्चुअली प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि फंक्शन बिलोंग्स टू सेट दिस। आप ये करना चाहते हैं कि एफ वन जो है वो बिलोंग करता है सी ऑफ जी ऑफ एन से। तो इस चीज़ को करने के लिए अब आपके पास कुछ कांस्टेंट्स होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको के शो किया था, इन्होंने एन नॉट शो कर दिया, तो आप भी एन नॉट ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको किस तरह से लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमें जो है ये वाली जो डायग्राम है ये हमें अपर बाउंड रिटर्न करती है, और अपर बाउंड से मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिदम है मैक्सिमम रनिंग टाइम इतना लेगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है वो ये आता है कि आपके पास जो है एन की किसी भी वैल्यू के लिए, यहाँ पे इस जगह पे आपके पास एन की कोई सी भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, जो ग्रेटर देन 0 होगी उसके लिए आप लोग इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यूज जो n की ग्रेटर देन n नॉट होंगी उनके लिए हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू होल्ड करती है।
वो सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जो n की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होंगी, ठीक है, या बिटवीन 0 और लेस देन n नॉट होंगी, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे n नॉट से लेस देन और 0 से ग्रेटर, ठीक है, 0 से ग्रेटर और n नॉट से लेस देन, वो वैल्यूज जो हैं उनके लिए ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये आपको शो कर रहा है कि यू आर नॉट कंफर्म्ड अबाउट, यहाँ पे आप ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते कि एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू सी जी ऑफ एन। नो, आप ये कब डिफाइन कर सकते हैं? एन नॉट के क्राइटेरिया को मीट करने के बाद, क्योंकि फिर आपका ये फंक्शन जो है वो ग्रोथ कर रहा है, और ग्रो करने के बाद आपको आपकी अपर बाउंड दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम टाइम के बारे में बता रहा है कि अगर आपका इनपुट साइज इतना होगा तो आपके पास टाइम ऑफ कंजम्पशन इतना होगा, ठीक है। और ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एन जो है इट बिलोंग्स टू सी जी ऑफ एन। अच्छा, सी इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी एक्चुअली क्या थी कि एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन। तो ये कंडीशन होल्ड करती है किसके लिए? जब आपका एन जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होता है? एन नॉट के। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। हम इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे ये मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा समझा दूंगी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आई हो अभी। इसी तरह से जब हम लोअर बाउंड की बात करते हैं तो लोअर बाउंड से मुराद ये है कि आप लोग थीटा नोटेशन की, वो ओमेगा नोटेशन की बात कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल इसी तरह है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि ये लोअर बाउंड दे रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन, ठीक है। इसको इसके जो है वो एफ ऑफ एन को ऊपर होना चाहिए और सी ऑफ जी एन के ग्राफ को नीचे होना चाहिए। और इसकी कंडीशन भी जो है वो क्या है? एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इस कंडीशन पे ये चीज़ होल्ड करती है। और अगर हम इन दोनों अपर और लोअर बाउंड्स को इकट्ठा ड्रॉ कर दें तो हमारे पास थीटा वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं। और ये थीटा वैल्यूज हमें एवरेज नोटेशंस, एवरेज वैल्यू के बारे में हम, यानी कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि हाँ एवरेजली जो है वो टाइम इतना लगेगा इस काम को करने में, तो ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो होपफुली यहाँ पे आपको ओमेगा, थीटा और बिग ओ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी फिर इंशाल्लाह मैथमेटिकल जो है वो एक्सप्लेनेशन के अंदर इस चीज़ को हम देखेंगे।